ये जो आने वाली जनरेशन है, ये पूरी की पूरी जनरेशन में क्या हो गया है, वो इवोल्यूशन हो चुका है। ठीक है, अब फिर इवोल्यूशन कैसे कैसे होता है, मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल मतलब आउटर, ठीक है, जैसे हमको वो हमें बोला जाता है कि हम किसके पूर्वज है भाई, बंदरों के पूर्वज है, पर बंदर हमारे पूर्वज थे, हम उसके क्या है, इवोल्व स्पीसीज है। ठीक है, तो उसके एविडेंसेस मिले ना, अपने बॉडी में उसके क्या मिले, एविडेंसेस मिले। कौन से एविडेंसेस है, नहीं, उनके बॉडी स्ट्रक्चर में और हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में ऐसे क्या सिमिलरिटीज मिली है कि हम बोल सकते हैं कि हम, वो हमारे पूर्वज थे और हम उनके क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेनी है, उनकी प्रोजेनी मतलब आने वाली पीढ़ी। तो स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा नहीं, हाथ में हमारा सेम था। हाँ, उनके हाथ और हमारे हाथ सेम है। ठीक है, उसके बाद में उनका जो मंकी बोन बोलते, माकड़ हाड़ जो बोलते, उनके पास भी है, हमारे पास भी है ना। पहले उसमें से टेल फॉर्मेशन होता था, ये हमारे डीएनए में, या फिर हमारे जो उसको क्या बोलते, बोन्स का जब स्केलेटल स्टडी जब करते तब पता चलता है कि हाँ भाई, इसमें से पहले टेल फॉर्मेशन होती थी, अभी टेल फॉर्मेशन इवॉल्व होने के साथ साथ फॉर्मेशन होना बंद हो चुका। हेयर्स देखा होगा ना, कुछ कुछ जेंट्स लोग होते हैं कि बाहर पूरे भर के, ठीक है, मतलब ये भी क्या है, हमारा एविडेंस है। ठीक है, उसके बाद में अपेंडिक्स का होना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो वो क्या हो गया, वेस्टिजियल एविडेंस हो गया कि भाई जो पहले के ह्यूमंस में ऑर्गन्स थे, वही ऑर्गन्स आज हमारे पास है, लेकिन उसका हमको अभी फिलहाल कुछ काम नहीं है। विजडम टूथ हो गए, अक्कल दाढ़ जिसको बोलते हैं, अभी उसका कुछ काम नहीं है। ये क्राउन वाले कैनॉन्स जिसको बोलते हैं, इसका हमें अभी कुछ काम नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम अगर फ्लेश भी खाते, चिकन मटन भी खाते, तो उसको पका के खाते, लेकिन पहले के जो लोग थे उसको वैसे पका के नहीं खाते थे, दे यूज्ड टू ईट इट रॉ फॉर्म में खाते थे, और फिर उस रॉ फॉर्म को पचाने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए रहते थे वो उनको अपेंडिक्स में मिलते थे। अभी हम कच्चा खाते नहीं, तो हमको उस एंजाइम की जरूरत है नहीं। धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन वो क्या होते गया, नहीं, वो काम करना बंद कर दे, यानी उसने काम करने बंद कर दिया, लेकिन अभी उसका यूज होगा, हमारी बॉडी में वो आएगा, लेकिन उसका कुछ भी काम रहेगा नहीं। आय बात ध्यान में, मतलब वो चीज हम कर रहे हैं तो वो नहीं होगी। नहीं, अगर उसमें अगर कुछ कम ज्यादा हो गया तो फिर तुमको होता है इस साइड में दर्द करना, फिर उसका ऑपरेशन करो भाई। अगर उसमें स्वेलिंग आने लगी है, उसमें पस फॉर्मेशन होने लगा बिना बात के, ठीक है, उसमें कोई रीजन नहीं है कि तुम ऐसा खाए, तुम वैसा खाए, तुम ड्रिंक किए, ये किए, उसमें कोई रीजन नहीं है, बस उसमें कुछ ट्यूमर सेल्स आ गए, खराबी होनी चालू हो गई, बात बिगड़ गई। आई बात ध्यान में। यहाँ पे भी देखा होगा विजडम टूथ, किसी किसी का विजडम टूथ निकालना पड़ता, क्यों? क्योंकि वो सही ढंग से जैसा ग्रो होना चाहिए वैसा ग्रो नहीं हो रहा वो, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, डेंटिस्ट के पास जाओ, उसको निकाल दो, क्योंकि उसका वैसे भी तो कोई काम है नहीं, लेकिन अपने डीएनए में है, इसलिए वो 25 की उम्र के बाद तुमको धीरे धीरे उसका आना चालू हो जाता। आई बात ध्यान में। तो ये हो गया मॉर्फोलॉजिकल। उसके बाद में है एनाटॉमिकल। एनाटॉमिकल मतलब स्केलेटन फॉर्म में अभी अगर देखो तो कोई भी फॉर्मेशन ले लो, हाथों की 3 पार्ट्स है, अपर आर्म, लोअर आर्म, पाम्स, फिंगर्स, ये फॉर्मेशन तुमको हर एनिमल्स में तुमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद में वेस्टिजियल ऑर्गन मैंने अभी बता दिया। उसके बाद में है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब फॉसिल्स, है ना, डायनासोर्स के फॉसिल एग्जाम कर लिए, एंसेस्टर जो एव्स थे उनके फॉसिल्स हमने इवॉल्व कर लिए, सबके फॉसिल्स देखने के बाद पता चल रहा है हम सब किसी ना किसी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है कनेक्टिंग लिंक्स। कनेक्टिंग लिंक्स मतलब कुछ कुछ स्पीसीज ऐसी है कि जिनमें 2 स्पीसीज की कैरेक्टर मिक्स है, मतलब वो 2 स्पीसीज के बीच का क्या है, बंदर बोलते ना, बीच का बंदर। ठीक है, तो वो एक स्पीसीज के कैरेक्टर्स फुल्ली डिफरेंट है, एक स्पीसीज के कैरेक्टर्स फुल्ली डिफरेंट है,
लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज है कि जो यहाँ पे भी काम चला लेती, यहाँ पे भी काम चला लेती। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, और पानी में भी रहते हैं। पानी में भी रह सकते हैं, मतलब वो एक्वेटिक कैरेक्टर्स भी उसमें है, और उसमें टेरेस्ट्रियल कैरेक्टर्स भी है। टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे रहने वाले। आई बात ध्यान में? तो फ्रॉग को हम क्या बोलेंगे? कनेक्टिंग लिंक्स। उसके बाद में प्लेटिपस भी आता है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल हो गया, प्लेटिपस आता है। लिंक्स मतलब किसका इसमें? हाँ फ्रॉग कनेक्टिंग लिंक है तो किसका कनेक्टिंग? हाँ, तो कौन से दो फाइलम का कनेक्टिंग लिंक है वो भी वहां पे लिखना पड़ेगा। एक्वेटिक में लिख देते हैं। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों फाइलम का वो क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। उसके बाद में प्लेटिपस है। ये जो प्लेटिपस है इसका कनेक्टिंग लिंक कैसे है? ये डॉग और उसको क्या बोलेंगे? डक, ऐसा फॉर्मेशन। उसका अगर मुंह देखो ना तो डक जैसा है, लेकिन उसकी बॉडी पूरी अगर देखो तो डॉग जैसी। तो वो एव्स, एव्स मतलब एरियल, उड़ने वाले, और एनिमल्स, दोनों के बीच का क्या है? वो कनेक्टिंग लिंक है। वो है तो मैमल्स, लेकिन वो अंडे देता पक्षी जैसे। मतलब उसको अगर नेक्स्ट जनरेशन बढ़ानी है तो वो डायरेक्ट, जैसे डॉगीज, ये जो एनिमल्स हो गए डायरेक्ट बर्थ देता है ना, वो डायरेक्ट बर्थ नहीं देता, वो एग्स ले करता बर्ड्स के जैसे। मतलब इसके पास क्या होगी? दोनों कैरेक्टर्स होगी, बर्ड्स वाली कैरेक्टर्स भी है और एनिमल वाली भी कैरेक्टर्स है। तो प्लेटिपस हो गया। तो ऐसे क्या है? कनेक्टिंग लिंक भी है इसका। इससे हमको ध्यान में आता है कि हर एक स्पीसीज हर दूसरी स्पीसीज के साथ कहीं ना कहीं क्या है? जुड़ के। और सबसे लास्ट में है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। ये तो भाई सबसे, यानी उसको क्या बोलेंगे? 100% खरा एविडेंस है ये। ठीक है, तुम एनिमल्स का ले लो, यहाँ पे देखो, फिश, सैलामेंडर, टॉर्टोइस, चिकन, पिग, काउ, रैबिट, मैन, सबके एम्ब्रियो देखो। स्टार्टिंग स्टेज में सबके एम्ब्रियो देखो। एम्ब्रियो मतलब फर्टिलाइज होने के बाद की पहली सेल जो मल्टीप्लाई होगी और फिर उसमें से ऑर्गन फॉर्मेशन होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अभी तक वो मांस का गोला था, अब वो मांस का गोला धीरे धीरे क्या करेगा? शेप लेगा, उसमें से कान, नाक, आंख, पंजे वंजे सब बनना धीरे धीरे चालू हो जाएगा। उस स्टार्टिंग स्टेज को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। स्टार्टिंग स्टेज को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। तो तुम किसी का भी स्टार्टिंग स्टेज देख लो, फिश से लेके मैन तक, मतलब एक्वेटिक से लेके, रेप्टाइल से लेके, 4 पैरों वाले एनिमल्स से लेके 2 पैरों वाले और ज्यादा होशियार वाले मैन तक, मनुष्य तक, सबको देख लो। सबकी स्टार्टिंग स्टेज क्या है? सेम। इनका इवोल्यूशन कहाँ पे चेंज हो रहा? थर्ड स्टेज में इनका इवोल्यूशन चेंज हो रहा। आई बात ध्यान में? ये भी एविडेंस है कि हम सारे कनेक्टेड है। फिश हमसे कनेक्टेड है, हम फिश से कनेक्टेड है। आई बात ध्यान में? यहाँ पे मतलब ये स्टार्टिंग स्पीसीज का रिलेशन इवॉल्व स्पीसीज के साथ भी है, और इवॉल्व स्पीसीज का कनेक्शन प्राइमरी स्पीसीज के साथ भी उतना ही है। समझी बात? हे सगळे एव्हिडन्सेस एका पेजवरती फ्लोचार्ट काढायचा, प्रूफ्स ऑफ और एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। उसमें 6 पार्ट्स करोगे, 6 एरो दोगे, हर एक में नाम लिखोगे, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, एम्ब्रियो, प्लैनेट, और उसके बाद कौन सा है? फॉसिल्स वाला कौन सा है? पैलेंटोलॉजिकल। उसके बाद में है कनेक्टिंग लिंक्स, और एक बच गया। ठीक है, तो ये सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ये सारे को क्या करना है? फ्लो चार्ट में बनाना है। फिर उसमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स डिफर होती है, वहां पे एक एक दो पॉइंट्स वो लिखना है। उसके बाजू में क्या लिखोगे? उसके एग्जाम्पल। और सबसे खतरनाक एग्जाम्पल किसमें से आता है? वेस्टिजियल ऑर्गन। इसमें से डायग्राम बेस आएगा। वो पूछेंगे दिया हुआ डायग्राम क्या इंडिकेट करता? ये आके गया है, अभी जो पेपर लिया था ना मैंने संडे को, उसमें यह था। ये क्या इंडिकेट करता है? विजडम टूथ, which is the vestigial organ showing the evidences of evolution.
उसका नाम है, डायग्राम क्या इंडिकेट कर रहा है, विजडम टीथ। उसका लिंक कहाँ पे है कि वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, और वेस्टिजियल ऑर्गन क्या प्रूफ कर रहा, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन प्रूफ कर रहा। आई बात ध्यान में? मतलब एक डायग्राम देखने के बाद उसके पूरी हिस्ट्री याद होने को ना। उसके बाद में आती है डार्विन थ्योरी कहाँ कहाँ फेल होगी। डार्विन ने थ्योरी दी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब सर्वाइवल मतलब जीना। कौन जी सकता, जो फिट है वो जी सकता। फिट मतलब कैसा, नहीं नहीं, जैसी जैसी कंडीशन चेंज होती जाएगी, जो उसके हिसाब से खुद को बदलेगा वो फिट है। जो खुद को नहीं बदल पाएगा, टाइम ने उसको क्या कर दिया है, डी एंड कर दिया। आई बात ध्यान में? उसको बोलते सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन। जो जो भाई नेचर को लग रहा है कि ये अपने हिसाब से घुल मिल सकते, उनको ही जिंदा रखो। जो स्पीसीज अपने हिसाब से घुल मिल नहीं सकती, उस स्पीसीज को उड़ा दो, खत्म। समझी बात? तो ये जो है 3, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन ही जिम्मेदार नहीं है। डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूज एंड यूजफुल मॉडिफिकेशन। अब हमें परिवर्तन हुआ, लेकिन काम का परिवर्तन कौन सा, फालतू का परिवर्तन कौन सा, वो डार्विन की थ्योरी बता नहीं पाई। ये सारे मुद्दों में डार्विन थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। तो उसको पता ही है ना, अच्छा हुआ लोग नहीं पूछेंगे, कहाँ गलत हुआ वही पूछेंगे। तो यहाँ पे भी वही पूछा जाता है फिर कि डार्विन गलत कहाँ पे हुआ। ये तुमको 3 मार्क्स के लिए आ सकता, 3 पॉइंट से दन 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 3 पॉइंट्स लिख डालने का, बात खत्म। यहाँ गलत हुआ, यहाँ गलत हुआ, यहाँ गलत हुआ, समझा? उसके बाद में लैंडमार्क्स, उस इसमें से ज्यादा कुछ आता नहीं, बस इसकी थ्योरी पढ़ के जाना, इसका कहना क्या था। हाँ, इसका कहना क्या था बस उतना पढ़ के जाना, उससे ज्यादा पढ़ के मत जाना, ठीक है? उसके बाद में स्पेसिफिकेशन ह्यूमन इवोल्यूशन। ये पैराग्राफ, ये वाला फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल्स विच इज यूज इज फॉर्म एज द रैम्फिथेकस एप्स। और इनके इससे ना हमें वो जीन आया है, कौन सा, ब्लड ग्रुप वाला, RH निगेटिव लिखते, पता है? जो हम B निगेटिव A निगेटिव जो लिखते हैं ना, उसके सामने कभी भी तुम्हारा जो रिपोर्ट आता है, ब्लड रिपोर्ट जो आता है ना, पॉजिटिव होगा ना तो उसमें लिखे रहता A RH पॉजिटिव, B RH निगेटिव। ये RH मतलब क्या होता है, रैम्फिथेकस। ये जो एप्स थे, यानी हमारे जो पूर्वज थे, उनके जनरेशन टू जनरेशन हमारे इवोल्यूशन तक वो जीन्स क्या हो रहा है, जैसे के तैसे ट्रांसफर हो रहा है। तो इसलिए उस जीन्स को हमने क्या कर दिया, ब्लड ग्रुप किसके भरोसे सिलेक्शन होगा भाई, इस जीन के भरोसे तुम्हारा ब्लड ग्रुप सिलेक्शन होगा। समझा? बस इतने दिए, इस चैप्टर में यही करना है। डार्विन की थ्योरी, कनेक्टिंग लिंक, इवोल्यूशन, ये पूरा करके जाना है। हेरिडिटी कैसे क्या रिस्पॉन्सिबल है, इवोल्यूशन की थ्योरी बताओ। फॉसिल्स को डिफाइन करो। फॉसिल्स मतलब अवशेष, ठीक है? उसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बिलो द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के नीचे दबे हुए, गड़े हुए जो रिमेन्स होते, रिमेन्स मीन्स बचे हुए अवशेष जो होते, उसको हम बोलते फॉसिल्स। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है स्टडी करना, हाँ, ये जनरेशन कहाँ से रिलेट करती है और इस जनरेशन में कहाँ तक का इवोल्यूशन हुआ है, और ये जनरेशन कौन से 2 जनरेशन के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। समझा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मैन, तुम इसमें हिस्ट्री दिखा सकते हो शॉर्टकट में, ठीक है? ये टेबल करके जाओ, तुमको यहीं से पता चलता सबसे एंसेस्टर कौन और अभी के कौन। समझी बात? यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मंकी दिखते थे और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ह्यूमंस दिखते। ह्यूमन कैरेक्टर ज्यादा हाईलाइट है, यहाँ पे मंकी कैरेक्टर्स ज्यादा हाईलाइट है। समझा पूरा? पक्का?
पहला चैप्टर समझा कि नहीं समझा? हाँ, अब लाइफ प्रोसेस वाला जो है ना वो हम कल देखेंगे। क्यों? क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 कनेक्टेड है, लेकिन पार्ट 2 समझना होगा, सॉरी पार्ट 1 समझना होगा तो पहले पार्ट 2 समझना पड़ता। देते टाइम तुमको उल्टा दिया है, पहले हायर एनिमल्स का दे दिया फिर प्लांट्स का दिया है। अब पहले ये समझोगे तो एनिमल्स का समझेगा। इवोल्यूशन भी वैसे ही हुआ ना, सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर तक बात आई। किताब क्या बोल रही, पहले मल्टी सेलुलर पढ़ लो फिर सिंगल सेल पढ़ लेना, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कल आना, दोनों एक साथ पढ़ा दूंगी, फर्स्ट पार्ट भी और सेकंड पार्ट भी। और लेकिन पढ़ते टाइम हम कैसे जाएंगे, थर्ड लेसन से फोर्थ लेसन की ओर जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट जो है ना लेसन नंबर 10 और लेसन नंबर 9 तुमको कल पढ़ के आना है पूरा का पूरा। हाँ 10 और 9, क्यों? क्योंकि इसमें से डायग्राम बेस्ड और जनरल सजेशंस पूछे जाते हैं। साइबर क्राइम हो रहा है भाई, प्रिकॉशंस क्या लोगे? किसी किसी को क्या होता है, हार्ट अटैक या फिर उसको हार्ट स्ट्रोक आ गया, व्हाट विल बी द फर्स्ट एड प्रिकॉशंस यू विल डू? उसको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, उसको प्लेन सरफेस पे उसको लिटाएंगे। उसके बाद में उसको सीआरपी देने की कोशिश करेंगे। सीआरपी मतलब हाँ, उसको सेंटर में, उसके चेस्ट के सेंटर में उसको 30 सेट्स क्या करेंगे, 30 के 3 सेट्स उसको क्या करेंगे, पंप करेंगे। अगर ये उसको रीगेन करने में हेल्प किया तो ठीक, अगर नहीं किया तो फिर उसको हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। ये सारी जो चीजें है ये बस इसमें क्या है दिया हुआ है। अभी जो मैंने दिया था पेपर, उसमें वो बोर्ड का पेपर था 2024 का, ये संडे को जो पेपर था ना 2024 का पेपर था। उसमें पूछा था कि फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाने वाले कोई भी 6 चीजें बताओ, और वो 3 मार्क्स के लिए पूछा है, 3 मार्क्स के लिए पूछा है। कोई भी 6 चीजें बताओ जो कि आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखोगे, तो बता सकते हैं। उसको डेटॉल नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एंटीसेप्टिक। डेटॉल तो कंपनी का नाम हो गया, लेकिन वो है क्या, वो एंटीसेप्टिक है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको वो पूरा का पूरा दिया है। ये 17 चीजें दी है। अब इन 17 में से तुमको जो सही लगती वो 6 चीजें तुमको क्या करनी है, वहां पे मेंशन करनी है। अब बताओ, ये 2 लेसन में कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की चीज है क्या? नहीं। उसके बाद में मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल किसको बोलते हैं? झूठा झूठा सिनारियो बनाना कि भाई बाढ़ आ गई। स्कूल में बना सकते हैं, हाँ अफनी झूठा झूठा सिनारियो बनाना। जैसे जापानीज स्कूल में वहां पे आए दिन डिजास्टर्स होते रहते हैं, एक तो फ्लड तो भी आएगा, एक तो अर्थक्वेक तो भी आएगा, वॉल्केनो इरप्शन तो भी होगा, कुछ ना कुछ वहां पे चलता ही रहता है। तो जापानीज स्कूल में ना एक उनका लेक्चर रहता है, जैसे अपना गेम्स पीरियड रहता है ना, उनका वहां पे ट्रेनिंग पीरियड, सेल्फ डिफेंस वाला लेक्चर रहता है। वो लेक्चर में वो क्या बताते हैं, हाँ क्लास में दे विल लाइक, उनके उस हॉल में है वो उसको इफेक्ट कि पूरा जो है हॉल क्या करने लगेगा, हिलने लगेगा। ऐसे में फिर बच्चे क्या करेंगे, कुछ कुछ बच्चे हैं फिर वो कहाँ दौड़ेंगे, चलो 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 कहाँ पे जाएंगे, लिफ्ट में जाएंगे। तो लिफ्ट कभी ना यूज करे, स्टेयर्स के यूज करे, चलते टाइम भीड़ करके ना चले। ये सारे इंस्ट्रक्शन तुमको क्या किए जाते हैं, वहां पे दिए जाते हैं। मतलब वो पूरा सिनारियो बनाएंगे वहां पे, और फिर उसमें तुमको हाँ डमी बनाएंगे, डमी सिचुएशन बनाएंगे, और फिर उसमें तुमको क्या करना है, परफॉर्म करना है कि तुम उस चीज को कैसे फेस करो। आई बात ध्यान में, यही चीज यहाँ पे दी रहती है, मॉक ड्रिल उसको बोलते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तुमको अवेयरनेस आ जाती, तुमको प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए वो पता चल जाता, ठीक है। तुम्हारे मन का जो डर है वो खत्म हो जाता। कभी डिजास्टर देखा ही नहीं होगा, कभी भूकंप देखा ही नहीं होगा, तो कैसा फील होता अपने को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर तुमको डेमो है तुम्हारे पास तो पता चलेगा कि भाई ऐसा ऐसा फील होता। आई बात ध्यान में, यू विल नॉट गेट पैनिक। तो ये सारे तुमको क्या लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक ड्रिल, ठीक है। ये इस पे आता है, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव दिए, इवोल्यूशन करना, रिस्पॉन्स कैसे करोगे,
आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओन एबिलिटीज, इंप्रूविंग एबिलिटी टू क्विक रिस्पॉन्स टू द डिजास्टर। नहीं तो बैठे है आ गया भूकंप मर गए, क्विक रिस्पॉन्स आना चाहिए उसमें कि वहां पे आप क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लोगे। चेकिंग कंटेम्पररी एंड प्लांट एक्शंस, प्लांट एक्शन जो है वो आप परफॉर्म करोगे। अब ये होगी पूरी किताबी लैंग्वेज, इसमें तुम अपने मन से भी लिख सकते हो जो मैंने पॉइंट्स बताए। अगर किताब के पॉइंट्स याद नहीं होते तो सिली सिली पॉइंट्स तो याद कर सकते ना। क्या करना चाहिए, क्या मदद होती है, अवेयरनेस। डोंट बी पैनिक, हाँ, डोंट बी पैनिक नहीं, हाउ टू मैनेज द सिचुएशन। डोंट बी पैनिक मतलब हम इंस्ट्रक्ट कर रहे कि घबराना मत, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है कि हमें ऑलरेडी हम उसको बोलते हैं सचेत रहेंगे कि अगर कंडीशन आई तो भाई ऐसे ऐसे संभालना है, ठीक है। वी आर एबल टू डिफेंड आवर सेल्फ एंड आवर नियर वन और लव्ड वन, ठीक है। खुद भी सलामत रहेंगे और अपने आजू बाजू के लोगों को भी सलामत रख पाएंगे। ये आईएमपी क्वेश्चन आता है मॉक ड्रिल के, यहाँ पे भी आईएमपी क्वेश्चन आता है। फर्स्ट एड मतलब क्या, फर्स्ट एड मतलब प्राइमरी हेल्प आफ्टर डिजास्टर। सबसे पहली जो मदद पहुंचती है उस मदद को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड। फिर उसमें क्या क्या आएगा, इतने सारे आएंगे। इससे भी अगर तुम्हारी डिजास्टर, तुम्हारा प्रॉब्लम कंट्रोल नहीं हुआ, देन यू आर सजेस्टेड टू गो एट द हॉस्पिटल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड ये पूछे जा सकते, कौन से सेंटर है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, ऑड वन आउट में पूछे जा सकते हैं, समझा। या फिर लॉन्ग फॉर्म पूछ लेंगे कि भाई इसके बारे में बताओ, लॉन्ग फॉर्म बताओ, इसका क्या है क्या नहीं है। प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। एक होता है आपत्ति आने के पहले सुरक्षा करना, एक होता है आपत्ति आने के बाद प्रिकॉशंस करना। तो इसमें डिफरेंस बिटवीन, या फिर अलग अलग, ये 3 मार्क के लिए आ जाएगा, ये 3 मार्क के लिए आ जाएगा, या फिर ये दोनों 2 मार्क्स के लिए आएंगे, जिसमें तुमको डिफरेंस बिटवीन बनाना है। प्री मतलब इट इज अ प्रिकॉशनल फेज, इट इज अ क्योर फेज। मतलब चोट लगने के पहले क्या प्रिकॉशन है, संभल के चलो, सही ढंग के कपड़े पहन के जाओ, ठीक है, घुटने खुले रख के मत जाओ, ये सारे प्रिकॉशंस है। एक बार के तुम गिर गए तो फिर क्या प्रिकॉशन है, डोंट बी पैनिक, रो धो मत। सबसे पहले अपना जो वॉन्ड है उसको क्लीन करो साफ पानी से, उस पर फर्स्ट एड प्रिकॉशंस करो, और फिर उसको तुरंत कहाँ पे लेके जाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ। और जो नॉलेजफुल आदमी है उसके पास से उसके लिए प्रिकॉशंस लिखवा लो। ऐसे अगर भूकंप हो रहा है तो प्रिकॉशंस क्या है, बचाव करेंगे, सेफ प्लेस पे मूव हो जाएंगे, नाटक नहीं करेंगे, ठीक है, और पैनिक भी नहीं होंगे। वही अगर हो गई, डिजास्टर हो गया और तुम फंस गए, बहुत कोशिश की तुमने लेकिन फिर भी तुम अगर फंस ही गए उसमें, अब क्या करोगे, क्या करेंगे, नहीं, हम उस सिचुएशन में भी क्या करेंगे, जो हमारा लॉस हुआ है उसको, इमोशनल और फाइनेंशियल लॉस को साइड में रख के वी यूज टू ट्राई टू रिकवर फ्रॉम दैट कंडीशन। मतलब बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, अगर यही चिल्लाते बैठे तो कभी रिकवरी फेज में तुम आओगे नहीं, कभी ना कभी तो मूव ऑन होना ही पड़ेगा ना। अपने इसमें ऐसी स्टेज आएंगी कि हमारे पेरेंट्स हमको छोड़ के जाएंगे, ही नोज वेरी वेल, ठीक है। अब जब पेरेंट्स छोड़ के जा रहे तो हम जिंदगी जीना थोड़ी ना छोड़ सकते, वो तो जीनी है। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, पोस्ट मैनेजमेंट रिकवरी, समझा। एक होता है प्री मैनेजमेंट, और ये फेज, नेचर ऑफ स्कोप ऑफ डिजास्टर। पहले प्री डिजास्टर फेज रहता, हो सकता है आज जम के बारिश हो, ये हो गया प्री फेज। वार्निंग फेज, गरजना चालू हो गया भाई, सेफ साइड पहुंचो, जो रास्ते पे होंगे वो फटाफट, ऑफिस में होंगे तो फट से अपने घर पहुंचो या फिर सेफ साइड में पहुंचो, वो हो गई वार्निंग फेज। उसके बाद में आता है इमरजेंसी फेज, भाई बूंदे लगना चालू हो गई, अब भगो, नहीं तो किसी ना किसी शेल्टर में जाके खड़े हो जाओ, ठीक है। उसके बाद में रिहैबिलिटेशन फेज, रिहैबिलिटेशन मतलब पुनरावृत्ति,
उससे ऊपर हाँ, उससे उभरना। बारिश ने आधा अधूरा गीला कर दिया, अब उससे क्या उभरेंगे? सुखाएंगे उसको, उसको मैनेज करेंगे, या फिर वो सहन कर लेंगे, या फिर ड्रेस चेंज करने की ऑप्शन होगा तो ड्रेस चेंज करने। ये हो गया रिहेबिलिटेशन फेज। रिकवरी फेज है ना, फिर जो कुछ भी नुकसान हुआ, कागज, बुक्स वुक जो कुछ भी गीले गीले हो गए, फिर उसको हम क्या करें? सुखाए। जो अब हाथ ही नहीं लगने वाले उसके लिए हम नई किताब लेके आए, है ना, उसको बोलते रिकवरी फेज। और उसके बाद बोलते रिकंस्ट्रक्शन फेज। फिर से हम अपनी बैकपैक खुद रेडी हो गए और फिर से अपने मिशन पे चल पड़े, उसको बोलते रिकवरी या फिर रिकंस्ट्रक्शन फेज। यही अगर डिजास्टर की बात करो तो अगर अर्थक्वेक आ गया तो पहले तुमको प्री फेज आता है कि ये जोन में, ये डिस्ट्रिक्ट में अर्थक्वेक आने के चांसेस है। फिर वार्निंग फेज आता है, इतने से बच के इतने बजे तक कोई भी घर से ना निकले, क्योंकि ये साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि अर्थक्वेक आ सकता है। उसके बाद में आती है वॉर्निंग। अर्थक्वेकचे ठोके माहिती पडत आहे, कृपया कोणी आपल्या घराच्या बाहेर निघू नये, म्हणजे जिथे कुठे असाल तिथे तिथे सेल्फ ठिकाणी पोचा। उसके बाद आता है रिहेबिलिटेशन, आके चला गया, अब उसको जो नुकसान करना था वो कर चुका, अब उससे रिकवरी कैसे करोगे? वो हो गया रिहेबिलिटेशन फेज। उसके बाद में है रिकवरी फेज। अब जैसे तैसे हम, किसी का घर चला गया, किसी का फैमिली मेंबर चले गए, कुछ भी चले गए, उसमें से अब तुम रिकवरी कर रहे हो, गवर्नमेंट तुमको हेल्प कर रहा, किसी अनाथ आश्रम में आपको सेवा मिल गई, 15 दिन आप वहां पे रह लिए, वो कौन सी फेज हो गई? रिकवरी फेज। और रिकंस्ट्रक्शन फेज मतलब वहां से उभर के अब तुम खुद का खुद फिर से घर बनाने, फैमिली बनाने, फाइनेंशियल कंडीशन फिर से बनाने के लिए चल पड़े, उसको बोलते रिकंस्ट्रक्शन फेज। आई बात ध्यान में? तो ये 6 PWERRR, समझा? PWERRR, इसको कुछ भी लगा लिंक लगा के रखो। ये क्या है? नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर, ये IMP टॉपिक है। अब ये पॉइंट कैसे याद रखोगे? तो उसको ऐसे करके याद रखना, PWERRR, P फॉर प्री डिजास्टर, प्रिकॉशन फेज, वार्निंग फेज, इमरजेंसी फेज, रिहेबिलिटेशन, रिकवरी, रिकंस्ट्रक्शन। समझा? और ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोरिलेशन पूछते हैं। इसमें से क्या पूछे जाते हैं? कोरिलेशन। गाड़ी आली होती का? ती येत नाही ती गाडी। काल खूप वेळपर्यंत वाट बघितली मी, आलंच नाही। तर जॉग्राफिकल, बायोलॉजिकल आणि मॅनमेड हे काय आहेत? हाँ, ठीक है। अभी किती बजे? आता किती वाजले? जाऊ दे, ठीक है। ये है जोग्राफिकल, बायोलॉजिकल और मैनमेड। 12:30। इसको बोलते हैं टाइप ऑफ डिजास्टर। जोग्राफिकल मतलब नहीं, हमारी कंडीशन नहीं वैसे है भाई, हमारे यहाँ फ्लड आती है। मतलब कोस्टल एरिया देख लो, वहां पे तो फ्लड आनी है, अपने यहाँ पे फ्लड आएगी हम बोल नहीं सकते। अपने यहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन क्या है? अपने यहाँ पे सूखा पड़ सकता, ड्रॉट कंडीशन आ सकती। मतलब तुम्हारी कंडीशन क्या है उस हिसाब से तुमको डिजास्टर भी फेस करने की नौबत आ सकती है। अब जो समुद्र किनारे बसे हुए जो जगह है, वहां पे तो श्योर है कि वहां पे कौन सा डिजास्टर आएगा? सुनामी आ गया, फ्लड आ गया, उसको साइक्लोन बोलते, वो आ गया, ये सारी चीजें आएंगी। हाँ, चक्रवादल बोलते हैं उसको। स्टॉर्म, जोर की हवा छूटी है, बारिश भी आ रही है, छप्पर के छप्पर, घर के घर, गाड़ियों के गाड़ियां उड़ के चले जा रहे, ठीक है, वो कंडीशन आएंगे। उसके बाद में बायोलॉजिकल मतलब नेचुरल चीजों से, उसको बोलते हैं फॉरेस्ट फायर, फंगल डिजास्टर, जो अपना हुआ था कोविड है ना,
या फिर कभी कभी ये उसको बोलते देखो एनिमल्स मीट या फिर कुछ खाने से इन्फेक्शन होता है, पता है? चिकन में नहीं, नॉन वेज में ये फ्लू वगैरह आ जाता, फिर वही फ्लू फिर जो उसको कंज्यूम करते उसमें आ जाता, उसको बोलते हैं हम बायोलॉजिकल। ठीक है, उसके बाद में मैनमेड। मैनमेड क्या? पॉइजन गैस फैक्ट्री से रिलीज करेंगे। एटॉमिक टेस्ट हो गया, एटॉमिक मॉडल टेस्ट करने के लिए चले गए, आगे पीछे हो गया बवाल। वो कौन सा मूवी है, आयरन मैन है शायद, उसमें है ना वो नैनो पार्टिकल्स का रिसर्च करने के लिए जाते हैं, देखिए क्या वो मशीन पे काम करने के लिए जाता, उसका कहना रहता शायद, तो उसको फिर 8 हाथ आ जाते फिर उसको मशीन्स वाले। वो स्पाइडरमैन, हाँ, तो जो कुछ भी मूवी में, तो वो उसको क्या बोलते हैं? मैनमेड डिजास्टर। पूरा का पूरा बवाल किसके कारण हुआ? उसके एक इन्वेंशन के कारण पूरी दुनिया क्या हो गई? खतरे में आ गई। आई बात ध्यान में? वो हो गया मैनमेड डिजास्टर। अनप्लान्ड एक्शंस एंड एक्सीडेंट, ये भी हो गए। चले चले समुद्री महामार्ग पे, हाँ अभी मैं थक गया, रुक गया, पीछे वाले को थोड़ी पता है, जो दन 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 करके 4-5 गाड़ियां वहीं पे क्रैश, उसको बोलते मैनमेड डिजास्टर। एक की गलती 100 को भुगतना। इंटरनेशनल वॉर हो गया, फायर बॉम्ब्स ब्लास्ट हो गए, माइग्रेशन हो गया, टेररिज्म हो गया, रेप केसेस एंड चाइल्ड लेबर। एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना, किस लिए? जैसे मैसिव माइग्रेशन अगर आज तक का हुआ है तो वो कौन सा है? एट द टाइम ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया पार्टीशन। इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था तो मैसिव अमाउंट में करोड़ ऑफ पीपल्स माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान लैंड टू द इंडिया लैंड एंड इंडियन लैंड टू द पाकिस्तान लैंड। जिनको पाकिस्तान में रहना था उस दिन मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि तुम क्या करो, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, नहीं, तुम्हारी इच्छा है हाँ जाओ, अच्छा तुम्हारी इच्छा नहीं है तुम आ जाओ। इस तरीके से पूरा भीड़ मचा के रखा था वो बॉर्डर लाइन पे। एलओसी जो है उस लाइन पे पूरी तरीके से क्या बना के रखा था? भीड़ लग के थी। उसमें फिर क्या होगा? अफरा तफरी में भूकंप हो सकते, अफरा तफरी में बच्चे गायब हो सकते, फैमिलीज डिसमिस हो सकती। डिजास्टर करने के कारण फैमिली लॉस भी हुआ, फाइनेंशियल लॉस भी हुआ, ये सारी चीजें तुमको वहां पे देखने मिल सकते। उसको बोलते हैं मैनमेड डिजास्टर। तो इसमें तुमको क्या पूछा जाएगा पता है? ऑड वन आउट। 5 ऑप्शन दिए, उसमें से 4 नेचुरल वाले, एक मैनमेड वाला है, तो तुमको पहचानते आना चाहिए। उसके बाद में कोरिलेशन देंगे। मैं बोल दूं एटॉमिक या फिर पॉइजनस गैस रिलीज, मैनमेड, और मैं अगर यहाँ पे बोल दूं सुनामी, नेचुरल। आई बात ध्यान में? तो ये इसको बोलते हैं डिजास्टर। नहीं तो फिर तुमको फिर 3 मार्क्स के लिए आएगा व्हाट इज डिजास्टर। 3 मार्क्स के लिए आए, बस डेफिनेशन लिख के छोड़ना नहीं है। पहला पॉइंट डेफिनेशन, दूसरा पॉइंट उसके टाइप कितने हैं वो, तीसरा पॉइंट उसके सब टाइप कितने हैं वो, चौथा पॉइंट हर एक टाइप का एक्सप्लेनेशन, ज्योग्राफिकल क्यों होता है, बायोलॉजिकल किसके कारण होता है, और मैनमेड किसके कारण होता है, फिर उसके एग्जाम्पल्स। ऐसे करके तुमको 3 मार्क्स के लिए 5 से 6 पॉइंट्स खुद से बनाने हैं। समझे? पूरा का पूरा क्लियर? आज कितने चैप्टर करवा दिए? 3 चैप्टर करवाए, पहला, 9वां और 10वां। समझा? 90 में क्या है? ये हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट, ये हो गया इमोशनल डिजास्टर। कौन सा? 9वां वाला। ये तुम कर सकते। एक बच्चा है, वो मोबाइल दिख रहा है, अगर ये डायग्राम दे देंगे, बोलेंगे ये डायग्राम क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये साइबर क्राइम इंडिकेट कर रहा है। फिर उसके बच्चों के कैसे, उसके प्रॉब्लम्स कैसे, डोंट शेयर योर ओटीपी विद अदर्स, पिन्स एंड ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करे, ट्रांजेक्शन करते समय सावधानी बरतिए, ये सारी चीजें तुमको वहां पे लिखनी है। समझी बात? ये 2 चैप्टर कल करके लाओ। इसमें से जो क्रॉस वर्ड्स है कौन से तो भी चैप्टर में है लास्ट में,
ये वाला क्रॉसवर्ड आ चुका है, मतलब कंटिन्यूअस कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एंड टोबैको मटेरियल, उसको क्या बोलेंगे हम? एडिक्टेड। तो लिखो फिर एडिक्टेड। ठीक है, तो ऐसे करके पूरे कॉलम्स क्या करना है? भरना है। तो उसके लिए पहले पूरा का पूरा चैप्टर्स रीड करना, रेफर करना पड़ेगा। समझा? कल का टॉपिक क्या रहेगा? रीड करके नहीं आना है। फर्स्ट, 9th और 10th तुमको जो जो समझा वो कागज पे मेरे को लिख के लाना है। पैराग्राफ नहीं, बस कीवर्ड। मेरे को ट्रांसलेशन समझा, ट्रांसक्रिप्शन समझा, ट्रांसक्रिप्शन समझा, तीनों को मैंने बनाया। यहाँ पे ऐसा होता, ऐसा होता, ऐसा होता। ठीक है, माइटोसिस मियोसिस दिया है, डिवाइड इनटू 2 सेल, डिवाइड इनटू 4 सेल, सोमैटिक सेल, बॉडी सोमैटिक सेल, जर्म सेल्स। ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं? इट इज इन 4 स्टेज, 2 स्टेज। 4 स्टेज कौन से? एनाफेज, मेटाफेज,